हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम अपने होम साइंस के जो ब्रांच हैं उन 5 ब्रांचों में से हमने अपने होम मैनेजमेंट को, एक्सटेंशन एजुकेशन को, चाइल्ड डेवलपमेंट को, टेक्सटाइल को, इन 4 ब्रांच को कवर कर लिया है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट किया जाएगा क्लास, वो है न्यूट्रिशन साइंस। जो न्यूट्रिशन साइंस है, इसी के साथ ही एक और भी सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जिसे फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जो शरीर क्रिया विज्ञान है, इसे होम मैनेजमेंट जो है होम साइंस जो है अपना, इसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन साइंस वाले पार्ट से अटैच किया गया है। मुख्य रूप से 5 ब्रांच ही बताए गए, लेकिन फिजियोलॉजी को जब आप ऐड करते हैं तो उसे लेकर के 6 हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों पार्ट को एक साथ में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम अपने न्यूट्रिशन साइंस की क्लास को कवर करेंगे, उसके बाद जो है फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, और फिजियोलॉजी के बाद हम अपने जो है कवर करेंगे हेल्थ साइंस के, जहाँ से आपके टीजीटी में ज़्यादा करके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम एक सीक्वेंस से बढ़ेंगे। आप सभी को पता ही है कि पिछली क्लासेस जो हमारी चली हुई हैं उसकी मैराथन क्लासेस भी अपलोड की गई हैं। जो भी स्टूडेंट को कुछ पॉइंट पे टॉपिक वाइज अगर क्लास पढ़े तो वो टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ सकता है, और जो पूरा एक साथ में कवरेज करना चाहता है अपनी क्लास को, अपने सब्जेक्ट को, तो मैराथन क्लास से कवर कर सकता है। अगर आप सभी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी। तो आप लोग जो है एक एक पॉइंट को बहुत ही केयरफुल होकर सुनिएगा, क्योंकि जो है आपका जो ये न्यूट्रिशन साइंस है ये थोड़ा टफ है, इसलिए इसको हम अपनी तरफ से बहुत ही इजी फॉर्म में आपको समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी जो है थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा, और पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो सभी पॉइंट को आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और उसको नोट करते जाइएगा। ठीक, चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझिएगा, जो न्यूट्रिशन साइंस है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण होता है, और विज्ञान का क्या मतलब होता है? साइंस। तो साइंस से आप लोग बचपन से डेफिनेशन याद कर रहे हैं। कोई भी ऐसे विषय में जब आप अध्ययन करते हैं, कोई भी अपना सब्जेक्ट है जिसके नाम की बाद साइंस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप उस विषय से संबंधित जो है क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, और जिसे विज्ञान जो है, जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा उसे सिद्ध भी किया जा सकता है, वो होता है आपका विज्ञान। आपने पढ़ा है सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आप बचपन से पढ़े हुए हैं, तो वही समझ लीजिए कि इस विज्ञान में आपको पोषण से संबंधित सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है। एक सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे और पूरे अपने लेसन को कवर करेंगे। तो पोषण विज्ञान के नाम को आपको समझ में आ गया कि पोषण विज्ञान आखिरकार है क्या। तो अब आप ये समझिएगा सबसे पहले कि पोषण क्या चीज़ है। विज्ञान तो आपने समझ लिया, पोषण क्या चीज़ है। आप जो है कोई भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक, वो खाद्य पदार्थ ऐसा हो जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हो। वैसे खाने के लिए तो बच्चे जो होते हैं, या फिर वयस्क भी होते हैं, गर्भावस्था के दौरान महिलाएं भी होती हैं, जो देखे होंगे आप लोग, जो ईंट का चूरा होता है, दिया जो आता है मिट्टी का बना हुआ, पका करके दीपावली पे आप लोग देखते होंगे, या फिर घरों में यूज किया जाता है, तो वो उसके जो दिए के टुकड़े होते हैं, उसका जो चूरा होता है, मिट्टी होता है, राख होता है, ये सब चीज़ें भी तो अधिकतर लोग आप देखते होंगे कि खा लेते हैं, लेकिन क्या उसका अपने शरीर में कुछ आवश्यकता है? नहीं है, तो वो आपके खाद्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो ठोस या द्रव की अवस्था में होते हैं, ठोस के साथ ही साथ अर्ध ठोस की अवस्था में भी होते हैं। जैसे भी कोई कठोर चीज़ें आप खा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह आप देख रहे हैं, थोड़ा हार्ड है, आप उसको खा रहे हैं, वो द्रव तो है नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ अर्ध तरल पदार्थ भी होते हैं जो आप ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका आपके शरीर में आवश्यकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो ठोस और द्रव की अवस्था में है, आप उन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और उनका जो है आपके शरीर में आवश्यकता भी है, तो उसे आप क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थ जो व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, उस पर होने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है?
पोषण कहलाती है। देखिएगा, खाद्य पदार्थ पर होने वाली प्रक्रिया, जो आप भोजन ग्रहण करें उस पर जो प्रक्रिया हो रही है, वो जो खाद्य पदार्थ है वो ठोस, अर्ध ठोस या द्रव किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो इन पर होने वाली जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि उन्हें इंग्लिश वर्ड भी समझने में बहुत ही आसानी होती है, लेकिन मैम जो है इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक वर्ड को इतना ज़्यादा लेंदी लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग को अगर अच्छा लगता है, समझने में आसानी होती है, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं या फिर इंग्लिश से आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इंग्लिश वर्ड बोल दे रही हूँ, आप अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं, तो ठीक है। हाँ, आपको एक एक सीक्वेंस है उसके इंग्लिश वर्ड भी बोलते जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप ये बात को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे आगे से मैं इस प्रकार से क्लास में दोनों लैंग्वेज को यूज कर सकूँ, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, खाद्य पदार्थ यानी कि जो भी आप फूड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका जो है आपके जो भोजन ग्रहण करते हैं आप लोगों को क्या होता है कि उस पर एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया क्या हो रही है? देखिएगा, खाद्य पदार्थ आपने ग्रहण किया, वो टूट रहा है, वो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है जब आप उसको चबा रहे हैं। उसके बाद वो अपने सरलतम रूप में आ जाता है। जैसे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आप लोग कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं जो कि क्या है, आपको अनाजों से प्राप्त हो रहे हैं, और अनाज में आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जब अपने और भी सरलतम रूप में टूटता है वो ग्लूकोज के रूप में आ जाता है। ग्लूकोज के फॉर्म में जब आ जाता है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक फैला दिया जाता है। उसी प्रकार से बताया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करें वो टूट रहा है, फिर वो अपने सरलतम रूप में आ रहा है। इसके बाद जब सरलतम रूप में आता है, शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि उसका शरीर में उपयोग करके शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद क्या हो रहा है, अवशोषित करने के बाद परिसंचरण जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक जो है उसे भेज दिया जा रहा है, और वो अपना काम जो है आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि पोषण क्या है और विज्ञान क्या है। पोषण का डिफिनेशन भी आपने देख लिया, और इसमें क्या प्रक्रियाएं हो रही है खाद्य पदार्थों पे, ये भी आपने समझ लिया। आगे देखिएगा, पाइका वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें पाइका कहा जाता है। पाइका का अर्थ होता है कि जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कोई भी मिट्टी, राख, दिया, ईंट का चूरा, ये ऐसी चीज़ें अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, आप खाद्य पदार्थ के रूप में भले ग्रहण कर रहे हो, लेकिन उसका आपको शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या आप जीवित नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो उसकी आपके शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को ही पाइका के नाम से जाना जाता है। पाइका की हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों ही पाइका होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए, शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती हैं ये चीज़ें। आगे देखिएगा, ग्रहण किए गए भोजन पर होने वाली क्रिया का जब आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ को ग्रहण अगर कर रहा है, उस पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ये बात को जानने के लिए इतिहास में सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम है, ग्रीक के विद्वान है हिप्पोक्रेटस। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हिप्पोक्रेटस जो है, इनका क्या योगदान है न्यूट्रिशन साइंस में, और फिर आप बताएंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ व्यक्ति ग्रहण करता है उस पर कौन सी क्रिया हो रही है। इस बात का अध्ययन करने के लिए जो है सबसे पहले कौन आगे आया था? ग्रीक के एक रहने वाले विद्वान है जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस। ये बात समझ में आए? आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोषण विज्ञान के जनक एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जो आपके फादर देखे जा रहे हैं, न्यूट्रिशन साइंस के फादर हैं, वो कौन है? एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके जो है न्यूट्रिशन साइंस के फादर माने जाते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय, यानी कि भारत में अगर पूछा जाए कि पोषण विज्ञान के जनक भारत में कौन माना जाता है, किसे माना जाता है, उनका नाम है डॉक्टर कोलथुर गोपालन। डॉक्टर कोलथुर गोपालन जो होते हैं, इन्हें अपने राष्ट्रीय यानी कि भारत के पोषण विज्ञानी यानी कि पोषण विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बताई जा रही, बस आपको समझाया जा रहा है, और वो पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, पोषण के प्रकार आपसे पूछा जाता है।
पोषण का जब भी आप प्रकार पढ़ते हैं, कोई भी प्रकार इसका बताया जाएगा जो है सुपोषण और कुपोषण। जब भी आप पोषण के प्रकार में सुपोषण और कुपोषण का अध्ययन करते हैं तो उसे समझने के लिए, जानने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले आयु, लिंग, कार्य, शारीरिक संरचना, इनको भी आप ध्यान में रख कर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा जो पोषण के प्रकार हैं वो दो बताए गए हैं। सुपोषण यानी कि उसे उचित पोषण के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ ही कुपोषण। ठीक है, ये उचित नहीं बल्कि ये अनुचित पोषण है। इसमें देखिएगा सुपोषण को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से है सबसे पहले संतुलित पोषण और दूसरा है पर्याप्ततम या फिर सर्वोत्तम पोषण। जो आपका संतुलित पोषण होता है, अब आप इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आयु, लिंग, कार्य, शारीरिक संरचना, इनको भी ध्यान में रखेंगे। देखिएगा जो आपका ही संतुलित पोषण ऐसा खाद्य पदार्थ जो व्यक्ति के आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार और शारीरिक संरचना जो उसकी है, वो व्यक्ति मोटा है कि पतला है, कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, वजन कितना है, वो शारीरिक संरचना को भी आप ध्यान में रखते हुए, ठीक, व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहा है तो उसके व्यक्ति की आयु, लिंग, कार्य, शारीरिक संरचना के अनुसार अगर एक अच्छी मात्रा में पोषक तत्व खाद्य पदार्थ में उपलब्ध हैं तो उसे संतुलित पोषण के नाम से जाना जाता है। ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें व्यक्ति की आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार, शारीरिक संरचना के अनुसार सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसे संतुलित पोषण के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको किसी पॉइंट पे समस्या नहीं हुई होगी। देखिएगा पर्याप्तम या फिर सर्वोत्तम पोषण जो बताया गया है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ना थोड़ा ज़्यादा है ना थोड़ा कम है, ना ही व्यक्ति के जो है जरूरी नहीं कि आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार, जरूरी नहीं कि इन सभी के अनुसार हो ही, लेकिन जितना भी पोषक तत्व है वो पर्याप्त है शरीर के लिए। जैसे एक व्यक्ति के लिए होता है कि कोई खाद्य पदार्थ अगर वो ग्रहण कर रहा है कि मेरी आवश्यकता है कि मैं 10 रोटी खाऊं, ऐसा कोई व्यक्ति अगर सोच रहा हो, मैं नहीं सोच रही, ऐसा कोई अगर व्यक्ति सोच रहा हो कि उसकी आवश्यकता जो है 10 रोटी खाने की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके अगर उतनी चीज़ें नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ ही मात्रा में मिल रही हैं, जैसे अगर उसे 10 रोटी की भूख है, उसे आज 6 रोटी दे रहे हैं, 7 रोटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काम चल जा रहा है, उसका पेट भर जा रहा है, तो एक पर्याप्त है। जरूरी नहीं उतना पूरा नहीं मिल पा रहा, फिर भी वो पर्याप्त है, इसमें कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है उस व्यक्ति को, तो इसे क्या कहते हैं, पर्याप्तम या फिर सर्वोत्तम पोषण के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग को समझाने के लिए हमने ये जो वर्ड एग्जाम्पल यूज किया, आप लोग ये ऑप्शन में मत देखने लगिएगा, वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं लिखी होंगी, आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आवश्यकता है उससे आवश्यकता के अनुसार अगर कुछ थोड़ी मात्रा में कम भी अगर मिलता है, फिर भी अगर उसका कार्य चल रहा है, शरीर का कोई भी शरीर की क्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसे पर्याप्तम या सर्वोत्तम पोषण के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका कुपोषण। कुपोषण का क्या मतलब होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें व्यक्ति की आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार, शारीरिक क्रिया, शारीरिक संरचना के अनुसार खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में उपलब्ध ही ना हो। जैसे इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, अतिपोषण, अल्पपोषण और विशिष्ट कुपोषण। ये 3 कुपोषण के प्रकार बताए गए हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें उपलब्ध होने वाले जो पोषक तत्व हैं वह शरीर की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो गए हों। कोई व्यक्ति की भूख 10 रोटी है, वो आधी रोटी और एक्स्ट्रा खा सकता है, लेकिन वो अगर आप कहें कि 15 रोटी अगर आप उसको दे रहे हैं, ज़बरदस्ती इनाम रख दिए उसको खाने के लिए, कितना इनाम दिया जाएगा आप खा लीजिए, तो वो खा लेगा, लेकिन उसके शरीर पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो वही बातें बताई जा रही। कुपोषण जो है उसमें अति पोषण बताया गया, जब खाद्य पदार्थ जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा किसी पोषक तत्व की आपके शरीर में अधिकता हो जा रही है और उसकी वजह से अगर आपके शरीर में कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसे अति पोषण के नाम से जाना जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें व्यक्ति की आयु के अनुसार, लिंग, कार्य, शारीरिक संरचना, इन सभी के अनुसार अगर उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो सभी पोषक तत्व, जिनके वजह से व्यक्ति के शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसे अल्प पोषण के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, आगे आपको एक पॉइंट टू पॉइंट सभी पोषक तत्वों के साथ समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझने के लिए देख लीजिएगा। अति पोषण में व्यक्ति का मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया, ये सभी क्या है कि व्यक्ति के
अति पोषण के अंतर्गत आते हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में मोटापा आता है तो हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, डायबिटीज की समस्या आ रही है, तो ये सभी अति पोषण यानी कि व्यक्ति जो खा खा के मर रहा है। खा खा के मरने का क्या मतलब है कि उसे शरीर में आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो गए हैं, जिसकी वजह से उसे बीमारियां हो रही हैं। और इसके बाद अल्प पोषण में वही जब होता है तो व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से, जैसे क्वासियोरकर हो रहा है, मैरेस्मस हो रहा है, जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्प पोषण हो रहा है, प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन की कमी हो रही है तो अल्प पोषण में आपका क्वासियोरकर हो रहा है। लेकिन वहीं पे प्रोटीन के साथ ही साथ जब कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट की भी अगर कमी हो जा रही है तो उसे मैरेस्मस के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपकी अल्प पोषण के रूप में, यानी कि व्यक्ति के शरीर में कोई भी चीज अगर अधिक हो रही है तो भी समस्या, कम हो रही है तो भी समस्या। इसके बाद है विशिष्ट कुपोषण। विशिष्ट कुपोषण का मतलब होता है कि व्यक्ति के शरीर में किसी पर्टिकुलर किसी एक पोषक तत्व की अगर कमी हो रही है, विशेष रूप से किसी चीज की कमी हो रही है, जैसे व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो गई है। व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी की वजह से अगर कोई रोग उसे उत्पन्न हो रहा है, जैसे एनीमिया, तो इन सब जैसे अगर किसी पर्टिकुलर एक पोषक तत्व के रूप में अगर किसी चीज की कमी हो रही है, उसे विशिष्ट कुपोषण के नाम से जाना जाता है। जैसे आयोडीन की कमी से क्या हो जा रहा है, घेंघा हो जा रहा है। तो आगे आपको सीक्वेंस से सभी पोषक तत्वों में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस आप लोग इतना समझिए, सुपोषण, कुपोषण, संतुलित पोषण, पर्याप्त पोषण, अति पोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट कुपोषण। इतना समझ में आया। आगे देखिए कुपोषण के कुछ कारक बताए गए हैं। कुछ कारक जो बताए गए यानी कि कुपोषण अगर व्यक्ति को हो रहा है तो उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिएगा, अशिक्षा कि व्यक्ति को नॉलेज ही नहीं है, उसे क्या खाना है क्या पीना है इसका उसे नॉलेज नहीं है। इस वजह से अगर उसे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो व्यक्ति कुपोषण के लिए अशिक्षा एक कारक बन रही है। दूसरा है गरीबी। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे शिक्षित तो हैं, या फिर अगर शिक्षित वो नहीं भी हैं तो क्यों नहीं है वो शिक्षित, क्योंकि वो गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको ज्ञान तो है लेकिन उनके पास वो धन नहीं उपलब्ध है जिसके द्वारा अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो उतने पोषक तत्व को उपलब्ध कर पाएँ। जैसे शरीर के लिए आवश्यक है कि आप फल फ्रूट को अपने खाद्य पदार्थों में सेवन करें, लेकिन जिस परिवार की वो आर्थिक स्थिति नहीं है, दिन भर काम करता है, तब जाके उसे रोटी नसीब में होती है एक टाइम की, तो वो व्यक्ति फल फ्रूट कहाँ से खा पाएगा। तो ये होगी उसकी गरीबी। इसके बाद अज्ञानता। कुछ लोग जो है उनको पता है, उनके पास शिक्षा है कि क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं। पता है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, इसके साथ ही साथ जो भी मार्केट में चाउमीन वगैरह, मंचूरियन, बहुत विभिन्न प्रकार के आइटम्स उपलब्ध हैं और वो सभी हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। ये सब जानते हुए कि बहुत ही ज़्यादा मसाले युक्त, बहुत ही ज़्यादा वसा युक्त अगर कोई भी खाद्य पदार्थ भी ग्रहण कर रहा है वो शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी ग्रहण कर रहा है। शिक्षित होते हुए भी वो शिक्षा किसी काम की अगर नहीं है फिर भी वो उस पर गलत काम ही कर रहा है, तो उसे अज्ञानता कहा जाता है। ये अज्ञानता आपके कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारक है। दूसरे आदतें। कुछ व्यक्ति की आदतें ऐसी हो गई, ऐसी दिनचर्या हो गई है जैसे कि मैंने बचपन से कभी खाया नहीं है, आज मेरी ये खाने की इच्छा नहीं होती है, चाहे इसकी वजह से उन्हें हर रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो, लेकिन फिर भी उनकी आदत है कि मुझे जो पसंद है मुझे वही खाना है, चाहे शरीर के लिए अच्छा हो या ना हो। इसलिए जो शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जिनका आपके शरीर में जो है ऊर्जा के रूप में, शरीर में नियंत्रक के रूप में, शरीर के रख रखाव के रूप में, इन सभी चीज़ों में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी आदतें हो गई। इसके बाद है भ्रांतियाँ या फिर अंधविश्वास। भ्रांतियाँ, अंधविश्वास का मतलब है कि ऐसा कहा गया है जैसे कि कुछ लहसुन प्याज नहीं खाना है, सावन चल रहा है तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? इसके साथ ही साथ कभी किसी अंधविश्वास में, कुछ भ्रांतियों में हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं बनेगी, ऐसा बन रहा था तो किसी के साथ कोई घटना हो गई तब से हमारे यहाँ ये चीज़ बनी ही नहीं, अब कभी नहीं बनेगी। ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे अंधविश्वास रखे गए हैं, जबकि जो भी लहसुन प्याज वगैरह है वो आपके शरीर के लिए रोग निरोधक का कार्य करते हैं।
इसलिए ऐसे अंधविश्वासों में अगर बंध करके किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कोई किसी प्रकार से समस्या से ग्रस्त है शारीरिक रूप से, तो वो क्या है, अंधविश्वास या भ्रांतियों की वजह से वो कुपोषित हो गया है। ठीक है, कुपोषित का मतलब ये नहीं कि एकदम व्यक्ति दुबला हो जाए, उसे चलने फिरने की हिम्मत नहीं है, ऐसा कुपोषण का मतलब नहीं होता, बल्कि जो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी में ये बातें आती हैं। आगे है मिलावट। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनके साथ ही साथ अन्य खाद्य पदार्थों के जो मिला दिए जा रहे हैं, जैसे काली मिर्च के साथ जो है जो पपीते का बीज है उसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, अरहर की दाल के साथ खेसारी दाल को मिला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लेथरिज्म नामक रोग हो जा रहा है, जिसे आप लकवा कहते हैं। ठीक है, आप लोग केसर खाते हैं, केसर में जो है मक्के की जो बाल होती है, मक्के के ऊपर जो बाल की तरह उसमें रेशे निकले होते हैं, उनको जो कलर करके ऐड कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही खराब होती हैं। तो ये चीज़ें आपके कुपोषण का कारण बन रही हैं। और मिलावट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें नहीं आती हैं जो अलग से मिलाई जा रही हैं, बल्कि वो चीज़ें भी आती हैं जो खाद्य पदार्थों में से निकाल ली गई हैं। आपको जो है ऐसे भी दुग्ध मार्केट में मिल रहे हैं, छाछ दही मट्ठा मिल रहा है, जिसमें से जो आवश्यक पोषक तत्व है वो तो निकाल लिए गए हैं। जैसे अगर घर पे कोई दही मक्खन वगैरह यूज कर रहे हैं, आप लोग मट्ठा यूज कर रहे हैं, छाछ यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है कि उसमें मक्खन वगैरह भी साथ में रहता है। लेकिन अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं या फिर छाछ लेके आ रहे हैं, तो क्या वो पोषक तत्व उसमें उपलब्ध हैं, बल्कि उसको निकाल लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो मिलावट के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कुपोषण में। जहाँ इतनी गरीबी है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से जो है बच्चों को पोषण नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो वो भी आपके कुपोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसके बाद चिंता। चिंता जो है इसकी वजह से व्यक्ति कुपोषित हो रहा है। खाने पीने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति इतना चिंतित है कि उसे कोई भी खाद्य पदार्थ भले ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पे नहीं हो रहा है। तो ये चिंता भी एक कुपोषण का बहुत बड़ा कारक है। इसके बाद है रोग। कुछ शारीरिक रोग भी ऐसे हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसके शरीर पे कुपोषण का इफेक्ट पड़ता जाता है। ये बात समझ में आई आपको। आगे देखिए, कुपोषण जागरूकता का दिवस मनाया जाता है। कुपोषण से संबंधित जो जानकारियां दी जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, वो दिवस कब शुरू होता है? 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया कुपोषण दिवस कब से कब तक मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इसके बाद किसी देश के पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए कैसे सैंपल की आवश्यकता होती है? जब भी किसी भी देश का वर्ल्ड लेवल में बताया जा रहा है, किसी भी देश का अगर आप पोषण स्तर ज्ञात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे, अगर उनको आप सैंपल के रूप में लेते हैं, तो सभी अवस्थाओं के जो व्यक्ति हैं उनके पोषण स्तर को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5 वर्ष के बच्चों को सैंपल के रूप में लेते हैं। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। किसी भी देश का पोषण स्तर जानना है, 5 वर्ष के बच्चों को आप सैंपल के रूप में लेते हैं, जिनका आप पोषण मान ज्ञात करते हैं। ये इतना पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिएगा कि भारत में पोषण स्तर किस प्रकार से है। भारत में पोषण से संबंधित क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। देखिए, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। दोहरा भार का मतलब है, अभी आपने पढ़ा कुपोषण में अति पोषण और अल्प पोषण। तो ये जो अति पोषण है और अल्प पोषण है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये दोनों ही भार हैं जो अपना भारत उठा रहा है, क्योंकि अपने भारत में ऐसे लोग हैं जो इतने सक्षम हैं, इतने संपन्न परिवार से हैं, खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है, खा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं, हर समय समय पे जो भी मिल रहा है खाते जा रहे हैं। अधिक खाने की वजह से उनके शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जा रही है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है रोगी हो चुके हैं। एक समस्या ये है। और दूसरा क्या है? अल्प पोषण। शुरू से लेकर के अभी तक देखने को मिल रहा है कि भूखमरी की वजह से या फिर गरीबी की वजह से, अभी आपने इतने कारक को पढ़ा है, इन सभी के कारण जो है कुछ व्यक्ति जो है उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं उन खाद्य पदार्थों को
तो उन पे अगर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उनका जो है जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट अपने भारत देश में बताई गई हैं कि भारत जो है कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, जिसमें अतिपोषण अल्प पोषण दोनों के ही सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है आज से थोड़ा कम अभियान चलाया गया। आज से थोड़ा कम यानी कि आप अपने जीवन में ठान लीजिए कि हम आज से ही इन चीज़ों को अपने खाद्य पदार्थों में कम कर दे रहे हैं। ऐसा अभियान चलाया गया। वो व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा ये अभियान चलाया गया? एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिएगा, राजकुमार राव जो हैं, इनके द्वारा ये अभियान चलाया गया। आज से थोड़ा कम। आज से थोड़ा कम का क्या मतलब है? उसमें चीनी, नमक, तेल, चीनी, नमक, तेल, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी लगती है खाने में, इसलिए सब लोग खाते हैं, लेकिन आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक होता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आज से थोड़ा कम, अगर आप ज़्यादा मात्रा में उसे यूज कर रहे हैं तो हर रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा कम यूज करना आदत डाल लीजिए। ये एक अभियान चलाया गया। क्यों? भारत के जो पोषण स्तर में इतनी गिरावट आ रही है, इतनी समस्याएं हो रही हैं, भारत जो कुपोषण दोहरा भार उठा रहा है, इन्हीं की वजह से ये अभियान चलाया गया, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, अगला है शुगर बोर्ड। शुगर बोर्ड जो है, इसमें देखिएगा एक अभियान है। शुगर बोर्ड अभियान जो है CBSE बोर्ड द्वारा चलाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके द्वारा ये अभियान चलाया गया शुगर बोर्ड, जिसमें बच्चों की जागरूकता के लिए जितने भी CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं, इससे संबंधित जो और भी संस्थाएं हैं, उन सभी में लोगों को जागरूक करने के लिए एक डेट दी गई, जो क्या अभी की बात है, ये 15 जुलाई 2025 तक का ही लक्ष्य रखा गया था कि 15 जुलाई 2025 यानी कि कल का ही दिन, यहाँ तक बताया गया था, ये टारगेट बनाया गया था कि इसी दिन लोगों को इसी दिन तक जागरूक कर देना है लोगों को कि शुगर वगैरह जो है आप लोग अपने खाद्य पदार्थ में कम ऐड करिए, और अगर इसकी अधिकता हो रही है तो जो मधुमेह वगैरह हो रहा है, मोटापा हो रहा है, जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उनमें आपको देखने को मिल रहा है कि मधुमेह हो जा रहा है, यानी कि डायबिटीज़ हो जा रहा है, मोटापा आ जा रहा है। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, सभी विद्यालयों को जागरूक करने के लिए सभी को जोड़ा जा रहा है, और वो जोड़ने का जो लक्ष्य का टारगेट एक निश्चित बनाया गया था वो 15 जुलाई 2025 तक का माना गया था। अब जरूरी नहीं कि यहीं तक हो जाए, एक टारगेट बनाया गया था, अगर इतने पूरा नहीं हो रहा है तो उसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, मधुमेह की राजधानी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुमेह की राजधानी किसे कहा जाता है? वो हो गया आपका भारत। भारत को मधुमेह की राजधानी क्यों घोषित कर दी गई और किसी कंट्री को तो नहीं किया गया? क्योंकि अपने भारत देश में आप देख रहे होंगे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं बची है जिसके यहाँ पे कोई डायबिटीज का पेशेंट नहीं हो। अधिक से अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल रहा है, एक एक फैमिली में 2-2 3-3 मेंबर ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सबको देखते हुए भारत को मधुमेह यानी कि डायबिटीज की कैपिटल यानी कि राजधानी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा, भारत के पोषण संबंधी कुछ कदम उठाए गए, उसमें से कुछ बताया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में यहाँ से पूछा कि भारत के पोषण संबंधी कुछ कदम उठाए गए हैं, उसमें से क्या क्या है, तो ये आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। मिशन पोषण 2.0 ये लॉन्च किया गया। इसके बाद है एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS का नाम आपने सुना ही है, जिसके द्वारा जो है 6 वर्ष के बच्चों के आहार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, तो ये आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना शुरू की गई। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि जो मिड डे मील चलाया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से बच्चों को विद्यालयों में दोपहर के भोजन के लिए, जिससे कि उनके जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पोषण स्तर को ध्यान में रखा जा सके। इसके बाद एक किशोर बालिकाओं के लिए योजना चलाई गई जिसे SHG के नाम से जाना जाता है। उनके पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए
जो किशोरावस्था की बालिकाएं हैं, जहाँ पे उनका शरीर जो है विभिन्न प्रकार के समायोजन से लड़ रहा है और शरीर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे विकास को ध्यान में रखते हुए किशोर बालिकाओं के लिए योजना चलाई गई। इसके बाद है माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम। माँ का जो पूर्ण स्नेह कार्यक्रम है, जिसे माँ के नाम से जाना जा रहा है, MAA, इस योजना या कार्यक्रम के रूप में चलाया गया। फिर अगला है पोषण वाटिकाएं जो चलाई गई हैं। तो ये हो गया आपका भारत के पोषण संबंधी कुछ भारत में कदम उठाए गए हैं लोगों को उचित पोषण उपलब्ध कराने के लिए। तो ये आपको समझ में आया कि भारत में पोषण से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपके कोई भी एग्जाम में टीचिंग के वो सभी में पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट आपके ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो न्यूट्रिशन साइंस से अपना होम साइंस का PG कर रहे हैं और वो आपके होम साइंस के जो टीचिंग एग्ज़ाम है या फिर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सभी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपका न्यूट्रिशन साइंस का ब्रांच है वो अदा करता है। ठीक है, देखिएगा भोजन के प्रकार बताया गया। इसमें से भोजन के 2 प्रकार बताए गए, संतुलित भोजन और फिर असंतुलित भोजन। ऐसे भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हैं, वो भोजन संतुलित भोजन होगा। और ऐसा भोजन जो जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, वो क्या होंगे, असंतुलित भोजन होते हैं। ये बात समझ में आए। अगला पॉइंट है भोजन के कार्य। भोजन का क्या कार्य है आपके शरीर में? पहली है शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन के क्या कार्य हैं, आप उसमें से ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के आधार है बताया गया, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 3 बताया गया कि एक शारीरिक रूप से आपके शरीर में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। दूसरा है कि सामाजिक, कोई भी फंक्शन है तो क्या आप वहाँ पे विभिन्न प्रकार के आइटम बनवा रहे हैं तो आपको उसका क्या प्रॉफिट है कि सामाजिकता आप दिखा रहे हैं, लोगों का व्यवहार आप किस प्रकार से आदर सत्कार कर रहे हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई पार्टी, कोई प्रोग्राम, कुछ भी अगर है, तो आप लोगों की खातिरदारी कैसे करते हैं, अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं, उनका सत्कार कैसे करते हैं, तो वो आपके सामाजिकता के अंतर्गत आता है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि जब आप कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसके बाद आपको जो संतुष्टि मिल रही है, या फिर सामाजिकता के बाद जो आप सामाजिकता निभाए हैं उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपका मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपका भोजन के प्रमुख जो 3 कार्य बताए गए हैं। इसके बाद भोजन का वर्गीकरण किया गया है। जो विभिन्न प्रकार के भोजन है उनका वर्गीकरण कुछ आधार पर बताया गया है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले पोषक तत्व के आधार पे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, या फिर वो कब खराब होते हैं, कब नहीं होते, वो सभी के आधार पर बताया गया है। देखिएगा, ऊर्जा हेतु जो आपके पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों में कार्बोज है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, ये सभी हैं आपके पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों के आधार पर बताया गया है कि जो कार्बोज है, फैट है, ये क्या कार्य करते हैं, ऊर्जा देने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। आगे आपको सीक्वेंस से जब एक एक पोषक तत्व बताया जाएगा टॉपिक वाइज, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कितना कितना ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। यहाँ बस आप इसके भोजन के वर्गीकरण को देख लीजिए। फैट और जो कार्बोज है वो क्या है, आपको ऊर्जा दे रहे हैं। और प्रोटीन जो है आपके शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, जो कोशिकाएं हैं आपकी। आगे है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन और फिर जो मिनरल होते हैं, ये यहाँ पे विटामिन और मिनरल, इनका कार्य होता है क्या, शरीर में सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आगे पोषक तत्वों के आधार पे। अगला एक कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे जो आपको बताया गया कि शरीर में जो भी पोषक तत्व है वो क्या कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा देने के लिए क्या कार्य कर रहा है, कार्बोज CHO, ठीक है, कार्बोज कर रहा है। अगला है तापमान नियमन। जो आपके शरीर का टेम्परेचर है उनको एक नियंत्रण में रखने के लिए आपके शरीर में फैट, जो वसा है, वाटर, जल है, ये कार्य करते हैं। और इसके साथ ही साथ नियंत्रण, यानी कि विभिन्न प्रकार के शरीर को रोग निरोधक बनाने के लिए और भी कुछ ऐसे शारीरिक क्रियाएं हैं जिनको नियंत्रण रखने के लिए विटामिन और मिनरल यानी खनिज जो है कार्य करते हैं। तो ये हो गया कार्य के आधार पर जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उसका वर्गीकरण। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है नाश्वरता के आधार पर। नाश्वरता का मतलब है कि आपका खाद्य पदार्थ जो है वो कितने दिनों तक आप उसको संभाल के रख सकते हैं, उसके आधार पे। यानी कि आपका नॉर्मल समझिए कि आपका कोई भी खाद्य पदार्थ है वो कितनी जल्दी खराब हो जाता है, कितने दिन तक टिकता है, या फिर कितना लंबे समय तक टिकता है, उसके आधार पर बताया गया। जिसमें सबसे पहले बताया गया है शीघ्र नाश्वर।
दूसरा अर्धनश्वर, तीसरा अनश्वर। शीघ्रनश्वर ऐसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अर्धनश्वर जल्दी तो नहीं खराब होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक भी नहीं टिकते हैं, ये बीच के होते हैं। और तीसरा अनश्वर जो जल्दी खराब ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम परमानेंट हो गए हैं, कभी खराब ही नहीं हो, प्लास्टिक नहीं है, वो भी खाद्य पदार्थ है, खराब होगा लेकिन आप उसको ईयरली यानी कि साल भर तक आप उसको संभाल करके रख सकते हैं। जैसे देखिएगा शीघ्रनश्वर में दूध, दही, सब्जी, मांस, ये सारी चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है, 1 हफ्ते के अंदर खराब हो जाती हैं। अर्धनश्वर सूजी, बेसन, मैदा, आटा, ये सारी चीज़ें हैं जल्दी खराब नहीं होती हैं, अर्धनश्वर के अंतर्गत आती हैं। और इसके साथ ही साथ आप इसमें अचार, मुरब्बा, ये सबको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अचार, मुरब्बा, जेली, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अनश्वर में गेहूँ, चावल, दाल, तेल, ये सारी चीज़ जो है इसको आप साल भर तक संभाल के रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका अनश्वर। और अर्धनश्वर जो हमने अचार, मुरब्बा बताया, अब आप ये मत कहिएगा कि जो आपका खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक चलेगा। आप बनाते हैं अपने घरों में तो साल भर अचार खराब नहीं होता है, वो आपका प्रिजर्वेटिव होता है, आप उसको संभाल करके सुरक्षित रख रहे हैं उसके आधार पे। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि पूरा लंबे समय तक चलती हैं, ये आपको अर्धनश्वर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद है अनश्वर। अनश्वर में गेहूँ, चावल, दाल, तेल, ये जो आप साल भर तक संभाल के रख सकते हैं। इसके बाद उद्गम के आधार पे यानी कि आपके प्राप्ति के स्रोत के आधार पे कहाँ से आपको ये खाद्य पदार्थ या भोजन मिल रहे हैं उसके आधार पर बताइए। एक प्राणिज, दूसरा वानस्पतिक। जिस प्रकार से आपने टेक्सटाइल में पढ़ा कि रेशे आपको प्राणी से प्राप्त हो रहे हैं, वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं। रंगों में आपने पढ़ा कि आपको प्राणियों से जो रंग प्राप्त हो रहे हैं और फिर वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं। अगर जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं, पुराने स्टूडेंट हमारे, वो सभी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से प्राणिज रेशे हैं, कौन कौन से जो है वो सेलुलोजिक यानी कि वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। आप लोग अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको जो है लंबे समय तक आप उसे भूल नहीं पाएंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप लोग जो भोजन है आपको प्राणी से और वनस्पतियों से प्राप्त हो, ऐसे खाद्य पदार्थ या भोजन जो आपको प्राणियों से प्राप्त हो, जैसे दूध, दही, अंडा, मांस, पनीर, ये सारी चीज़ जो हैं आपको प्राणियों से प्राप्त होते हैं। और वनस्पतियों से फल, सब्जी, अनाज, ये सभी चीज़ जो है आपको कहाँ से, वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। आगे देखिएगा रसायन के आधार पे यानी कि उस जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उसमें रासायनिक तत्व पाए जा रहे हैं या फिर नहीं पाए जा रहे, उसके आधार पर बताया गया। पहले कार्बनिक में आपको कार्बोज, प्रोटीन, वसा और विटामिन को बताया गया, और वही अकार्बनिक जो है, अकार्बनिक में जल और खनिज लवण को रखा गया है। ठीक है, जब आपको ये सभी पोषक तत्व एक एक करके अलग से आपको बताए जाएंगे तब आपको उसमें कौन से कार्बनिक तत्व पाए जा रहे हैं वो बातें आपको बताई जाएंगी। आगे देखिएगा आप लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से आपके एग्जाम में जब आता है वो वर्ड आपको लिख के बताए गए हैं, उसका क्या मीनिंग है, वो एक्सप्लेनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसका ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। इसे रिवर्स करके, हेर फेर करके या फिर मैच द फॉलोइंग में किसी भी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो या फिर क्वालिफिकेशन के लिए आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी एग्जाम में, वो सभी भी ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं। देखिएगा जैसे एक स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग का क्या मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो, आयु के अनुसार उसकी लंबाई जो है अगर कम है, जब उसकी आयु के अनुसार लंबाई कम है तो उसे स्टंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी हिंदी आप लोग मत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब है कि आयु के अनुसार किसी व्यक्ति की लंबाई अधिक है, उम्र उसकी कम है लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसे वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्या मतलब है कि लंबाई के अनुसार अधिक मोटा हो, लंबाई इसकी जो है वो एक एवरेज में है लेकिन मोटाई बहुत ही अधिक है तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। इसके बाद है अंडरवेट। अंडरवेट का क्या मतलब है कि वेट के अंदर, देखिएगा आयु के अनुसार भार कम है, जितनी व्यक्ति की आयु है उससे कम है अगर उसका भार तो उसे अंडरवेट कहते हैं। वही ओवरवेट का क्या मतलब है कि जब आयु और लंबाई के अनुसार अधिक भार हो तो उसे ओवरवेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद डबल बर्डन। डबल बर्डन का मतलब है दोहरा बोझ अगर दिया गया हो जिसमें स्टंटिंग एंड ओवरवेट दोनों ऐड कर दिया गया हो। स्टंटिंग का क्या मतलब है कि आयु के अनुसार कम लंबाई हो और ओवरवेट में अधिक भार हो तो
आयु के अनुसार छोटा हो और अधिक मोटा हो, तो ऐसे अगर बात आ रही है तो उसे डबल बर्डन या फिर स्टंटिंग एंड ओवरवेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपके भोजन के प्रकार और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आज की क्लास में आपको बताया गया वो सभी आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, अलग से नोट्स बनाइएगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। अब खुद से आपका एक नोट्स तैयार करना है। किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।